बहुत सारे लोग समझते हैं कि सीएसएस बगैर एकेडमी के, बगैर ट्यूशन के, बगैर किसी चीज के नहीं किया जा सकता। इतना मुश्किल मरहला कैसे तय किया बगैर किसी ट्यूशन के और बगैर किसी सोर्स के? आगे सफर बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला था, बहुत मुश्किलात भी आई। तो इसके साथ साथ पीएमएस भी किया था आपने? लेकिन उसका इंटरव्यू भी क्वालिफाइड था, सब कुछ पास था, मगर उसमें मैं जॉब हासिल नहीं कर सकी। तो आपके वालिदैन में से दोनों में से ज्यादा सपोर्ट आपको किसने की? हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि फादर ने कभी हमारी पढ़ाई के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया एज सच। खलीश है, जो दूरी है, एतमाद बहाल नहीं है लोगों का, उसमें आप कोई किरदार अदा कर सकेंगी? इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर्स में, जिसमें वो जो उनके पास मसला लेकर आ रहे हैं उन मसाइल को समझ सकें। जब इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, अवाम के लिए आसानियां नहीं, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हम खुदा नहीं है जो हम पूरी दुनिया के अंदर अमन ले आए या जस्टिस ले आए या जो भूख से मर रहा है उसको खाना खिला दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेबाक के प्लेटफॉर्म से मैं हूं चौधरी शहबाज अलैन। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है, पॉडकास्ट है, इसे मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूं। हिम्मत करे इंसान, हिम्मत करे इंसान तो मंजिल करीब है, मेहनत का फल मिले ये मेरे सोने रब की तरतीब है। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक ऐसी बाहिम्मत, बासलाहियत शख्सियत जिन्होंने मेहनत, लगन और अज़म से पूरे पाकिस्तान में सीएसएस के इम्तिहान में 2025 सीएसएस में 46 पोजीशन हासिल की है। इस मुश्किल इम्तिहान, बल्कि अगर कहा जाए इस कड़े इम्तिहान से गुजर के आप ब्यूरोक्रेसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये वो दरवाज़ा है जहां से आपको नूरी मखलूक भी कहा जाता है। जो ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, पीएसपी अफसरान बन जाते हैं, उनको नूरी मखलूक भी कहा जाता है। ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे, नूरी मखलूक और आम शहरी हैं उनमें क्या फ़र्क है। और इसके साथ बढ़कर ये भी आप हैरान और परेशान होंगे, बहुत सारे लोग समझते हैं कि सीएसएस बगैर एकेडमी के, बगैर ट्यूशन के, बगैर किसी चीज के नहीं किया जा सकता। ये वो बासलाहियत मैं कहूँगा नौजवान हैं जिन्होंने बगैर किसी ट्यूशन के, बगैर किसी लेक्चर के इन्होंने सीएसएस में कामयाब होकर दिखाया, जो काबिल तहसीन और काबिल दाद है। नाज़रीन, अपने मेहमान के गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको सीएसएस 2025 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह इसमें अप्लाई किया जा सकता है, कितने लोग थे, और उन लोगों में पूरे अगर पाकिस्तान की बात की जाए, ये एक शहर या एक सूबे का नहीं है सीएसएस। पूरे पाकिस्तान से इसका अगर बात की जाए 25 करोड़ अवाम की, तो उसमें से 18,139 लोग इस सीएसएस 2025 के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद नाजरीन, जब ये 18,139 लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें से तकरीबन 12,792 लोग जो हैं तहरीरी इम्तिहान के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर बात की जाए 12,792 की, तो इसके मुश्किल तरीन जो मरहला है, इससे गुजरने के बाद अगर बात की जाए तो इसका नताइज जो हैं, जो रिजल्ट हैं, वो हमेशा की तरह आटे में नमक के बराबर थे। 2.7 जो कि ना होने के बराबर है बिल्कुल। जो कामयाब हुए हैं 2.7 फीसद लोग जो कामयाब हुए हैं। अगर कामयाबी की बात की जाए तो 12,792 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 355 लोग जो थे वो तहरीरी जो इम्तिहान थे उसमें से कामयाब होते हैं, बल्कि 355 जो लोग थे कामयाब नहीं हुए। इसके बाद भी एक टेस्ट का जो मरहला था वो बाकी होता है। तहरीरी इम्तिहान के बाद नफ्सियाती और वीवा वॉइस मुश्किल तरीन सेशन है, जिसमें तमाम सीनियर अफसरान जो हैं, जितने भी मेंबरान होते हैं, इनसे उम्मीदवार होते हैं, इनके साथ सख्त सवाल और जवाब करते हैं। उसके बाद नाज़रीन 355 की भी उम्मीदवार जो थे उसमें से 342 जो हैं वो बाकी रहते हैं। 342 के बाद भी अगर बात की जाए तो जो वीवा है इसमें 300 नंबर होते हैं, और 300 नंबरों में से 100 नंबर लेना भी लाजमी होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप, मराहल बाय मराहल जो है, इसको आप अचीव करते चले जाते हैं। बात चली सी 18,000 से और बात आ गई है 342, 342 पर। मगर इम्तिहान अभी मजीद खत्म नहीं होता। 342 में से भी 170 लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। और अगर बात की जाए 170 उम्मीदवार जो थे, इसमें से पीएसपी, PASP,
FSP कस्टम वगैरह की अलॉटमेंट दी जाती है। और बकाया जो 172 कैंडिडेट थे, पास तो जरूर हुए, CSS क्वालिफाइड तो जरूर हुए, मगर उनको वो CSS ऑफिसर्स नहीं बन सके। इसकी वजह यह भी होती है कि साथ सुबह के कोटे और आपको पोजीशंस जिस तरह के 354 थे, फिर 342 हो गए, उसमें से भी 170 लोग जो थे पोजीशन वाइज 1 2 3 4 इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते गए। आज के मेरे जो मेहमान हैं इनकी पोजीशन थी 46। जी नाज़रीन, बिल्कुल आज की जो मेरी मेहमान है इसी मुश्किल मराहल से गुजर कर कुंदन की भट्टी से कुंदन बनने वाली मारूख अमीर भट्टी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। तो मैडम ये बताइएगा, 18,139 लोग थे कामयाबी के लिए वो गामजन होना चाहते थे, मगर उसमें से 12,792 लोग रह गए, फिर 355 रह गए, फिर 342 रह गए। इतना मुश्किल मरहला कैसे तय किया बगैर किसी ट्यूशन के और बगैर किसी सोर्स के? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें अल्लाह ताला की ज़ात थी जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मेरी जर्नी का जो स्टार्ट था वो बहुत हसीन स्टार्ट था, मैं उसको ये बोलूँगी। वो इस तरह था कि मेरी ग्रेजुएशन जैसे मुकम्मल हुई, मैं उम्रा के लिए गई और मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि मैंने क्या आगे अपनी ज़िंदगी में करना है। और उम्रा पे मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि या रब, मैं ऐसा बरसरे रोज़गार या रोज़गार का वसीला चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी ज़ात से हट कर दूसरों के लिए भी कोई काम कर सकूं। तो आप मुझे रास्ता दिखाएं और ना सिर्फ दिखाएं, उस पर चलाएं। तो जैसे ही मैं उम्रा से वापस आई तो मेरी एक यूनिवर्सिटी फेलो ने रैंडमली व्हाट्सएप स्टेटस डाला हुआ था कि मैंने 2023 का CSS दिया है, किसी ने अगर मुझसे कोई गाइडेंस लेनी है तो वो ले सकता है। तो मैंने उसको बोला कि यार आप कुछ आइडिया दें किस तरह से तैयारी शुरू होती है। उसने मुझे 3-4 दिन गाइड किया कि अच्छा आज ये टॉपिक पढ़ो, अच्छा आज ये टॉपिक पढ़ो, और 5वें दिन मैंने कहा ओके ठीक है, मुझे अब समझ आ गया कैसे पढ़ना है, आगे मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह वो पाकिस्तान अफेयर्स को मैंने शुरू किया था उसके साथ, और इस तरह थोड़ी सी उसकी गाइडेंस के साथ मेरा जो सफ़र था वो शुरू हुआ। आगे सफ़र बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला था, बहुत मुश्किलात भी आई, लेकिन क्योंकि शुरुआत में वो सफ़र हसीन चीज़ों से शुरू हुआ था और अल्लाह ताला की गाइडेंस के साथ शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है इसलिए मैं उसके अंजाम तक पहुंच सकी और अल्हम्दुलिल्लाह एलोकेशन हो गई। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार भी अल्लाह ताला की ही हूँ कि मुझे फाइनली इस चीज़ की मंजिल तक पहुँचा दिया गया। रूटीन क्या थी आपकी? देहाती इलाकों में तो जो फीमेल हैं वो सारा दिन घर के काम करती हैं, आपने पढ़ा कब, घर के काम कब किए, कैसे मैनेज किया सारा कुछ? सर, मैं देही इलाका ज़रूर है लेकिन वो एक मिक्सचर है, लाइक टोटली देही इलाका नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरी वालदा को है कि घर में मैं रहती थी, घर पे बैठ के पढ़ती थी, लेकिन कभी उन्होंने मुझे कोई काम घर का नहीं बोला था कि तुम ये काम कर दो या वो कर दो। रवायती माँ वाला किरदार नहीं अदा बिल्कुल किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं पढ़ रही हूँ तो वो खुद काम सारे कर लेंगी लेकिन मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया। उल्टा मेरे जो स्टडी टेबल था उस पे चाय, खाना लाकर सब कुछ रख देती थी। तो इसलिए मुझे घर का तो कोई काम नहीं करना पड़ता था। मगर एक मेरी अच्छी रूटीन थी, वो ये थी कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा करती थी। फजर से पहले कुछ देर उठती थी, बैठ के अपना पढ़ती थी, वॉक पे जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हमारे डिप्रेशन को कम करने में बिल्कुल बहुत ऐसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो मैं फिजिकल एक्टिविटी करती थी। फिर एक स्पेशलाइज्ड रूटीन बनाई हुई थी कि अच्छा अब से लेकर अब तक मैंने पढ़ना है, फिर दोपहर को थोड़ी देर सोना है, फिर दोबारा उठ के पढ़ना है, लेकिन उसमें मैंने लिखना ज़रूर है क्योंकि इसमें तहरीरी इम्तिहान की सबसे ज़्यादा वक़्त है। 1200 बिल्कुल। नंबर तहरीरी इम्तिहान का है। तो तहरीरी इम्तिहान को तैयार करने के लिए आप जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अच्छा स्कोर ले लें। तो इसलिए मैं उसकी डेली जो भी जितना हो सकता था रिटन प्रैक्टिस करती थी, फिर पिछले को रिवाइज़ करना, और इसी तरह रूटीन चलती थी। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, जी। ये रूटीन कभी भी लीनियर नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मैं रोज 10 घंटे पढ़ सकती हूँ या रोज 12 घंटे पढ़ सकती हूँ। कभी ऐसे दिन भी आते थे कि शायद मैं सारे दिन में कुछ नहीं पढ़ पाती थी, या कभी ऐसे दिन आते थे कि मुझे स्टोर रूम में जाकर कुछ टाइम मैनेज करना पड़ता था। मतलब इसकी मिसाल ऐसे है कि मेरी बहन का जिस दिन निकाह था उस दिन मैं अपने घर के इस्त्री स्टैंड जो जहाँ पर जो कमरा होता है स्टोर जी रूम जी। होता है, तो इस्त्री स्टैंड के ऊपर बैठकर मैं लैपटॉप लेकर पढ़ रही थी कि निकाह का इवेंट शुरू होने से पहले जितना मैंने टारगेट रखा हुआ ना एटलीस्ट उतना कर लूँ, ताकि मुझे तसल्ली रहे सारा दिन कि हाँ आज मैंने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं कि आप दिन के 12 घंटे पढ़ें। कभी आपके पास टाइम ज्यादा होगा, कभी आपके पास कम होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम में ज्यादा पढ़ें और कम टाइम में कम पढ़ें, या इसी जितना को पढ़ें दिल लगाकर दिल पढ़ना लगाकर चाहिए। पढ़ें, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। तो ये चीज मैंने करने की कोशिश की।
सीएसएस आने की कोई खास वजह सीएसएस की तरफ के सीएसएस ही करना है, ऑफिसर्स ही बनना है और फिर पुलिस वाला ही बनना है, इसकी कोई खास वजह? सर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मुझे ये हमेशा से था कि मुझे अपनी ज़ात से बियॉन्ड कुछ काम करना है। तो उसके लिए सीएसएस एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी देता है आपको कि आप दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट की तरफ से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको आप जस्टिस भी दिला सकते हैं, अच्छी गवर्नेंस मेंटेन करके लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी रीज़न थी कि मैंने एज़ अ फार्मासिस्ट जॉब की है और एज़ अ फार्मासिस्ट मैंने जब इंडस्ट्री के अंदर जॉब की तो वहाँ पर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहना मेरे एप्टीट्यूड और मेरी जो एक नेचर थी उसके साथ सूट नहीं करता था। उस चीज़ ने मुझे स्ट्रांगली मोटिवेट किया कि मुझे ऐसी जॉब करनी है जो फील्ड जॉब हो जिसमें मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकूं। तो इसलिए पहली पहली वजह यही थी कि मुझे सीएसएस करना है और दूसरी जो वजह थी क्लोज्ड एनवायरनमेंट लोगों में को रहने डराना तो वाली। नहीं चाहती हैं आप पुलिस ऑफिसर बिल्कुल बन के? ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, लेकिन क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रह के मुझे आइडिया हुआ कि मुझे फील्ड जॉब सूट करती है जिसमें मैं नए-नए लोगों से इंटरैक्ट करूं, उनके मसाइल सुनूं और उनको हल करने की कोशिश करूं। तो इसलिए पुलिस जो है वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बन गई सीएसएस में। सीएसएस के साथ साथ पीएमएस भी किया था आपने? जी, जी। सीएसएस मेरा हुआ था फ़रवरी 2025 में। उससे 15 दिन पहले मैंने पीएमएस का रिटन एग्ज़ाम दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा क्वालिफ़ाई हो गया था। लेकिन उसका इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाइड था, सब कुछ पास था, मगर उसमें मैं जॉब हासिल नहीं कर सकी थी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि अनएलोकेटेड रह गई। जिस तरह जैसे कि अभी 172 बिल्कुल लोग ऐसे। रह गए हैं, उसमें आप, मैं उन बच्चों में पीएमएस की दौड़ में शामिल थी। मतलब पीएमएस में मुझे जॉब नहीं तो जिस मिली थी। तरह कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, अगर आप उस टाइम सिलेक्ट हो जाती तो फिर आप शायद सीएसएस की तरफ ना जाती, कि अ, फिर भी जाना था सीएसएस की तरफ आपने? सर बिल्कुल, फिर भी सीएसएस हमारे लिए एक प्रायोरिटी की बात होती है क्योंकि ये हम फेडरल लेवल पर सर्व करते हैं और इसमें हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम पूरे पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान सर्व कर सकें। पूरी दुनिया में जा सकते हैं उसके बाद आप, अ, ट्रेनिंग स्पेस के बाद आप, अल्लाह करे आप बाहर भी जाएंगी। सर वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है एफएसपी, फॉरेन जी सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसका मकसद होता है कि आप दूसरे मुल्कों में एज एन एम्बेसडर जी। आपने काम करना होता है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट्स में भी वो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स के लिए भेजते हैं। पीएसपी अफसरान जाते हैं ऑलमोस्ट जी, ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते जाते हैं। हैं, बिल्कुल जाते हैं, हायर लेवल पर जी, हाई वो लेवल जाते हैं। पे। लेकिन मेरी अभी तो प्रायोरिटी। शुरुआत है आपकी, जी, आप जा बिल्कुल। सकती हैं इंशाल्लाह हाई लेवल पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आपके वालिदैन में से दोनों में से ज्यादा सपोर्ट आपको किसने की? सर ज़्यादा सपोर्ट मेरी वालदा की थी। मेरे फादर असल में हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि फादर ने कभी हमारी पढ़ाई के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया एज सच, लेकिन उन्होंने कभी हमें रोका भी नहीं था। ये उनकी तरफ से सबसे बड़ी जो आज़ादी थी वो मैं समझती हूँ मेरे फादर की तरफ से ये थी। अगर मैं रात को घर लेट भी आ रही हूँ तो उन्होंने कभी पूछना नहीं होता था कि इतनी लेट क्यों आ रही हो, क्योंकि उनको पता था कि किसी अच्छे मकसद के लिए ही लगी हुई ट्रस्ट है है। उन्हें। ट्रस्ट डेवलप था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरे फादर की सबसे अच्छी चीज़ थी। लेकिन जो मेरी मदर का रोल रहा है, उन्होंने बचपन में हमें पढ़ाया भी और हमें वुमेन एम्पावरमेंट जो दी वो मेरी मदर और मेरी दादी ने हमें दी। और मज़ीद अभी भी जब हम बिल्कुल इस लेवल पर आगे, जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी, तो जैसे मैंने शुरू में बताया, मेरी वालदा बिल्कुल भी टिपिकल वालदा नहीं थी जो हमें ये कहती कि घर के काम सीखो, अगले घर जाकर क्या करोगी, वगैरह वगैरह। ऐसी बात उन्होंने हमें कभी की ही नहीं। उन्होंने हमें शादी जो है एज अ मकसद कभी दिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा मकसद अपनी जिंदगी का आपने अच्छे काम करने हैं, पहले वो अचीव कर लो, शादी सब करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज के पीछे हमें नहीं लगाया कि अगले घर जाकर क्या करना है, अगले घर जाकर वैसे नाम खाना खुना कटवाओगी। पकाना आता है आपको कि नहीं? नहीं, खाना मुझे बिल्कुल पकाना अच्छा आता है, मुझे कपड़े सिलाई भी करने आते हैं, गाड़ी चलाना भी आती है, हर चीज आती है चल मुझे। गुड हो गया। लेकिन मेरी वालदा ने कभी ये चीजें इम्पोज नहीं की। उसकी वजह से हमें एक मेंटल आजादी बहुत ज्यादा मिली और वो मेंटल आजादी थी शायद उसी जिससे, वजह से आप अचीव कर गई। यस, मेंटल आजादी थी जिसने हमें कहा कि हमें आगे से आगे बढ़ना है। और ना सिर्फ मैं, मेरी बाकी बहनें भी माशाल्लाह अपनी फील्ड में सब बहुत अच्छे काम कर रही हैं। तो ये सब क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है इस मामले में। इस सारे सेशन में कभी आप डिसहार्ट भी हुई कि मैं ये अचीव नहीं कर सकूंगी, मुझे सीएसएस में जाना चाहिए या न जाना चाहिए, कभी ऐसा भी कोई वक्त आया? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं घर पे बैठ के तैयारी करती थी, तो ऐसा बहुत बार महसूस होता था कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। बाकी टाइम बच्चे, जाया कर रही? ऐसे लगता था कि मैं टाइम ज़ाया कर रही हूँ, बाकी बच्चे अकेडमीज़ जाते हैं, तो मैं शायद घर बैठ के अच्छा नहीं कर रही। तो मैं इसके लिए क्या करती थी, मुझे वो एक तसल्ली नहीं होती थी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो मैं अक्सर लोगों से अपने पेपर्स इवैल्यूएट भी कराया करती थी, उनको चेक कराया करती थी अपनी तसल्ली के लिए कि मैं सही जा रही हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे इस सफ़र में मिले जो बहुत अच्छे, ऑनेस्ट और सिंसियर थे, जिन्होंने मेरे पेपर्स को अच्छी तरह पढ़कर बताना कि आप अच्छा काम कर रही हो।
हूँ, लेकिन मुझे एक तसल्ली होती है ना, वो मेरे मेरे सफ़र में बहुत लैग कर रही थी। मुझे तसल्ली रहती नहीं थी कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं। इवन मज़ेदार बात ये है कि जब अब मैं तसल्ली हो गई है ना? अब हो गई है चलें। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जब मैं पेपर देने जाती थी, तो मैं अपने आस-पास सब लोगों को देखती थी, मैं कहती थी, "ये भी काबिल है, ये भी काबिल है, सब कर लेंगे, सिर्फ़ शायद मैं नहीं कर सकती।" तो ये जो सेल्फ डाउट था, ये बहुत ज़्यादा था इस जर्नी में, स्पेशली जब आप घर बैठ के कर रहे हो। जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डाउन आया था, वो आया था मेरे पीएमएस के रिज़ल्ट के बाद, जिसमें मैं पास हो गई, रिटन भी क्वालीफाई नहीं कर क्वालिफ़ाइड, सकी। इंटरव्यू भी क्वालिफ़ाइड, लेकिन जॉब नहीं मिली। तो उस टाइम पे आकर लगा कि बहुत बुरा जा रहा है और शायद सीएसएस में भी इसी तरह कोई मुश्किल क्रिएट होगी। सीएसएस तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। जी, बिल्कुल, उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन सो मच काइंड, तो मुझे पीएसपी जो कि मेरा एक प्रेफ़रेंस ग्रुप था, वो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस से लोग नाखुश नज़र आते हैं, तो आपने ये जॉइन कर लिया, आप इसको कोई पुलिस और अवाम में जो खलिश है, जो दूरी है, एतमाद बहाल नहीं है लोगों का, उसमें आप कोई किरदार अदा कर सकेंगी? जी, मेरी पुलिस में आने की एक दूसरी रीज़न ये थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए पुलिस ऑफ़िसर्स में, जिसमें वो जो उनके पास मसला लेकर आ रहे हैं, उन उन मसाइल को समझ सकें। जब इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों के मसाइल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और जब आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप उनके लिए कहने और सही। करने में फ़र्क होता है। जी, बिल्कुल, ये तो है, इसमें फ़र्क होता है। और जब अभी लेकिन जो आप कह रही हैं, अगर आप इस तरह या तमाम ऑफिसर इस तरह करना शुरू कर दें, तो हालात तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। सर, ऐसा है कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। बहुत सारे पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये है कि कुछ बदनाम भी करते हैं डिपार्टमेंट को, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं, उनको हमें वैल्यू करने की भी ज़रूरत है। उनकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता है, और ये हकीकत है। लेकिन जब जिस तरह लोगों का या जिन ऑफ़िसर्स के साथ पाला पड़ता है, वो उस तरह की सोच बना लेते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि जो ओवरऑल ये जनरल सोच है, वो पुलिस के खिलाफ नहीं है। कुछ हद तक खराब भी है, लेकिन कुछ हद तक अच्छी सोच भी पाई कुछ जाती लोगों है। का प्रोपोगंडा भी है, जिनका कोई काम मेरिट पे नहीं होते, अगर वो अचीव करने की कोशिश करते हैं, अगर आप मेरिट से हट के नहीं करते, तो आप लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा शुरू कर दिया जाता है। जी, सोशल मीडिया इस लिहाज से एक टूल है, जिसमें अच्छी खबर भी फैलाई जा सकती है, लेकिन साथ में प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ भी बहुत जल्द फैलती है, और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। तो बिल्कुल आपने ठीक अर्ज़ किया कि लोग उसको प्रोपेगेंडा बना लेते हैं, या उनके खिलाफ कोई कैंपेन्स चला देते हैं डेप्थ में या ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर। इसमें उनकी लिमिटेशंस या जो जो रिसोर्सेज़ की लिमिटेशंस हैं, उनको देखे बगैर एक प्रोपेगेंडा बना लेते हैं। आप क्या समझती हैं कि लोग नेगेटिव चीज़, नेगेटिव बात, नेगेटिव खबर को ज़्यादा देखना और सुनना पसंद करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को देखना ही नहीं पसंद करते? इसकी ये वजह तो नहीं है? सर, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो मैं समझती हूँ। जी। कई लोग पॉजिटिव चीज़ों को ही देखना पसंद करते हैं, और अल्टीमेटली जो एल्गोरिदम्स हैं, जो एआई के एल्गोरिदम्स हैं, वो उनको पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव देख रहे होते हैं, अल्टीमेटली उनकी फीड में नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं। तो इसमें भी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि सारे लोग नेगेटिव ही देखते हैं या देखना पसंद करते हैं। इट डिपेंड्स कि आप पहले कैसा कंटेंट देख रहे हैं, अल्टीमेटली वैसा कंटेंट आपकी फीड में आता जाएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेन में स्टफ़ होता चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है सोशल मीडिया को यूज़ करने की। आप इस निज़ाम में जाने वाली हैं, बल्कि जा चुकी हैं। इस निज़ाम का हिस्सा बनेंगी या इसको चेंज करने की कोशिश करेंगी? सर, मैं अपनी बहुत एक अच्छी नीयत और एक क्लियर सोच के साथ आई थी कि मुझे अपनी ज़ात से बियॉन्ड काम करना है। तो इंशाल्लाह मैं इस सिस्टम के अंदर रहकर अब बहुत अच्छे काम करने की कोशिश करूँगी, और उसमें से पहला काम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि हमारी पूरी पुलिस सर्विस में सिर्फ 2% फीमेल पुलिस ऑफिसर्स जो होती हैं, वो अवेलेबल हैं। जी, बिल्कुल ऐसे जिसकी ही। वजह से फीमेल्स जो सबसे ज़्यादा विक्टिम होती हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की, रेप केसेस की, ऑनर किलिंग की, डोमेस्टिक वायलेंस की, उनकी आवाज़ को सही से सुना नहीं जाता, या उस लेवल पर नहीं सुना जाता जिस लेवल पर एक खातून फीमेल ऑफिसर सुन सकती हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन के जाने से ये एक फ़ायदा बहुत अहम होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी हमारे ओवरऑल मुल्क में। क्योंकि हमारा जो मुल्क है वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से पूरी दुनिया जी, में बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे लोअर लेवल पर समझा ऐसे ही जाता है। बिल्कुल। इसको कहा जाता है कि 148 आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ जी। हम एग्जिस्ट करते हैं ऑन द जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो सीएसएस 2025 का जो फाइनल रिजल्ट था, वो वैसे ही एक उम्मीद का बाइस बन रहा है, क्योंकि उसमें पंजाब की 15 पीएसपी की सीटों में से 9 जी, खवातीन बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें एलोकेट हुई हैं। तो ये एक उम्मीद है हमारे लिए कि इंशाल्लाह हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छे काम कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो पीएसपी अफसरान होते हैं लोगों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। हालांकि जो मैं समझता हूँ कि जो पीएसपी अफसरान होते हैं लोगों की इज्जत रिस्पेक्ट करनी दूसरे लोगों से ज्यादा लाज, क्योंकि वो तो इतने समझदार इतने शार्प होते हैं कि देखें हर कोई सीएसएस का तो इसको अचीव करना तो बहुत दूर की बात है, क्वालिफाई नहीं कर सकता। जो जिस तरह पहले लोगों ने किया वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे समझदार थे, वो नहीं कर सकते। 18,000 से फिर 12,000 पे आए, फिर 300 पे आ गए, 300 बिल्कुल सही। 342 पे। तो आप लोगों पे तो लोगों की इज्जत एहतराम करना ज्यादा नहीं वाजिब? बिल्कुल ऐसे ही है। और सर जो हमारी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के अंदर भी ज़्यादा हम्बल होना और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, और वो जो पहला लफ्ज़ मैंने बोला था इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान जो सीएससी है उसके जो प्रीवियस डीजी थे, रिटायर्ड डीजी, जी। उन्होंने एक बात की थी कि ब्यूरोक्रेसी इज अ चैनल जिसके जरिए हम अवाम को एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि लगता तो नहीं है ऐसे। सर फिर मैं कहूंगा कि कहने में और करने में ये दो अलग अलग चीजें हैं। पीएसपी अफसरान आप जिस तरह बता रही हैं कि बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना है, लोगों की मदद करनी है, दादरसी करनी है। लेकिन पीएसपी जो अफसरान हैं उनके रवैयों से ऐसा लगता नहीं है। 2-2 घंटे आपके ऑफिस के बाहर लोग बैठे रहें तो वो तो अपना जो काम लेके आते हैं, मैं समझता हूँ वही भूल जाते हैं, उनका टेम्परामेंट लूज कर दिया जाता है। और बहुत सारे जराए ये कहते हैं कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। आप तो कहीं ऐसा नहीं करेंगे? सर मेरा अभी तक इस चीज़ से ताल्लुक नहीं हुआ। मैं अभी हमारी इसमें ट्रेनिंग बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि हम इसमें कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से या अमले की कमी की वजह से कुछ टाइम या कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को, बिल्कुल। और ये ब्यूरोक्रेसी है ही लोगों के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए है और लोगों की सर्विस के लिए है। तो अगर उसमें डिले है तो ये एक बहुत गलत और अलार्मिंग चीज़ है, और इसी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी आपसे हम उम्मीद करें कि आप इस तरह नहीं करें। इंशाल्लाह। सोशल मीडिया लोगों को जहाँ पर अवेयरनेस देता है तो बहुत सारी इस तरह की भी चीज़ें हैं कि जो नेगेटिव जो इंतशार की तरफ लेके जाती, इसको आप कैसे देखती? सर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, जिसकी दोनों उड़ू हैं, प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। लेकिन उसके प्रोज को बढ़ाने के लिए हमें एक डिजिटल अवेयरनेस की ज़रूरत है। यानी कि बिल्कुल एक बेसिक लेवल पर, स्कूल लेवल पर बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि सोशल मीडिया का पर्पसफुल इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव यूजेस तो उसके हैं और उसके पॉजिटिव यूजेस को बढ़ाने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। जब आवाम के अंदर अवेयरनेस होती है और बेसिक लेवल से होती है तो अल्टीमेटली वो उसके पॉजिटिव यूज को ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रमोट कर पाते हैं। इस चीज के लिए बहुत सारे मुल्कों में स्टेप्स लिए गए, जैसे कि यूके के अंदर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसमें बच्चों के लिए 17 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जी गया बिल्कुल है या ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये ऐसे समझा जाता है कि ये उम्र ऐसी है जिसमें बच्चों को समझ नहीं होती कि हमने इसके पॉजिटिव इस्तेमाल ज्यादा करने हैं या नेगेटिव यूजेजेस ज्यादा करने हैं। तो इसलिए उसको उन्होंने लिमिटाइज करने की कोशिश की है। तो मजीद पाकिस्तान में वहाँ भी 17 साल तक कह रहे हैं। हमारे तो मेरे जैसे ही बच्चा के 4-5 साल का भी होता है, कहते हैं खाना देना तो मोबाइल जरूर पकड़ा दें जी बच्चे को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें तो फिर वालिदैन का, घर बिल्कुल वालों का भी कसूर हुआ घर इसमें। वालों का भी रोल है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ओवरऑल अवेयरनेस की जरूरत है। वो अवेयरनेस आपको आपके करिकुलम की तरफ से मिल सकती है, आपके पेरेंट्स और फैमिली स्ट्रक्चर की तरफ से भी मिलनी चाहिए। तो अवेयरनेस की जरूरत है जिसे हम पॉजिटिव यूज को बढ़ा सकते हैं। आपने दौरान तैयारी यूट्यूब सोशल मीडिया को यूज किया? जी यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा साथी रहा है इस तैयारी के दौरान। बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे मैंने उनसे बिल्कुल बायकॉट कर दिया था, क्योंकि उसमें शॉर्ट कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल होता है और जब आप देखने लगते हैं तो आप एडिक्टेड हो जाते हैं। लेकिन आप स्क्रॉल करते करते आपको नहीं पता चलता 2 घंटे गुजर गए। इसलिए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मैंने बंद कर दिया था अपनी तैयारी के दौरान। लेकिन जो यूट्यूब था उसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। उसके यूजेज का बल्कि मैं देखने वालों को जो तैयारी कर रहे हैं जी। उनके लिए बताना चाहूँगी कि यूट्यूब ने मुझे इतना ज़्यादा बेहतर किया। मैं नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा देखती थी और मैंने अपने नेटफ्लिक्स के यूज़ को कम किया और यूट्यूब पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखना शुरू कर दिया। अब मैं खाना खा रही हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रही हूँ। बच्चों की तरह जिस तरह बच्चे करते बिल्कुल हैं। वैसे ही है। चाय पी रही हूँ, साथ में मैं वो वीडियोस देख रही हूँ। अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो नॉलेज था
उसकी डेप्थ और विड्थ इंक्रीज होती चली गई। जब वो मेरा नॉलेज बेस इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली मेरे जो लिखे हुए इम्तहानात थे वो बेहतर होना शुरू हो गए, और शायद वो एक फॉर्मूला बना कि मेरा रिटर्न में 710 प्लस जो स्कोर था वो इसी वजह से था कि बैकग्राउंड नॉलेज बहुत अच्छा डेवलप हो चुका था, और उसका सारा क्रेडिट सर यूट्यूब को जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह लोगों का ख्याल ये है कि बगैर एक सोर्स के, बगैर एकेडमी के, बगैर ट्यूशन के आप सीएसएस को अचीव कर ही नहीं सकते। आपने ये कर दिखाया है कि आप इन सब चीज़ों के बगैर, अगर आपका इरादा पुख्ता हो, मेहनत और लगन सच्ची हो, तो आप अचीव कर सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं नए स्टूडेंट्स को मैसेज ये देना चाहूँगी कि तैयारी के जो रिटन की तैयारी है उसके दो मरहले हैं। पहला मरहला है उसकी प्रिपरेशन करना, जी जो बिल्कुल, राइट। सिलेबस है उसको प्रिपेयर करना। वो मरहला अगर आप खुद करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद करेंगे तो आप हर चीज़ को सर्च करेंगे, और सर्च करने से कोई नुकसान नहीं होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा ही। तो वो मरहला आप खुद तय करने की कोशिश करें। एफपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें, पास्ट पेपर्स को डाउनलोड करें, और सिलेबस के साथ साथ ये देखें कि किस टॉपिक में क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स में, उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें। बाकी टॉपिक्स को भी एक अहमियत दें, लेकिन प्रायोरिटाइज करें जी उन टॉपिक्स को जो पास्ट पेपर्स में ज्यादा है। और आप गूगल पे, यूट्यूब पे उन चीज़ों को सर्च करें, आपको वो चीज़ें मिलती जाएंगी। अपने नोट्स बनाएं। जब आप अपने नोट्स बना लें तो उसके बाद दूसरा मरहला आता है रिटन प्रैक्टिस का, या इवेल्युएशंस का, या मॉक टेस्ट का जिसको हम बोलते हैं। जी। तो वो मरहला आप किसी टीचर के साथ, किसी अच्छे मेंटोर को ढूंढ लें, या फिर किसी सीनियर से राब्ता कर लें, या कोई आपका ऐसा कज़न है, ऐसा दोस्त है जिसने ऑलरेडी पेपर दिया हुआ है, या एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का तो उसको आइडिया है ना, क्योंकि टोटल जी 12 बिल्कुल है मज़ामीन जी। होते हैं। तो आप उसको चेक कराएं। इससे आपकी वो जो लर्निंग थी वो पहले बेहतर हुई। उस लर्निंग को जब आप रिटन प्रैक्टिस की फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो वो और बेहतर होती चली जाएगी। और रिटन प्रैक्टिस से एक और फायदा होगा कि आपको लिखते लिखते अंदाजा होगा कि शायद ये चीज मुझे आनी चाहिए थी, लेकिन ना मैंने कभी अपने नोट्स में लिखी, ना मैंने कभी पहले पढ़ा। तो आपको मौका मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज को सर्च करने का, जिसको मैं कहती हूँ टारगेटेड रिसर्च कर जी सकेंगे बिल्कुल आप। है जी। अल्टीमेटली क्या होगा, आपने पढ़ा, फिर लिखा, फिर पढ़ा, फिर लिखा, और आपका नॉलेज साइक्लिक मैनर में इंप्रूव होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली आप एक्चुअल एग्जाम डे के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। सीएसएस के लिए काबिलियत, जहानियत, इसके अलावा आप समझते हैं कि किस्मत का भी कोई किरदार है इसमें, या सोर्स के किसी की सिफारिश भी चल सकती है इसमें? नहीं सर, इसमें सिफारिश का तो बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ट्रांसपेरेंट दोनों इदारे हैं, पीपीएससी और एफपीएससी। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि पीपीएससी के थ्रू जो पीएमएस हुआ था उसमें मैं अनएलोकेटेड रही थी, जी लेकिन बिल्कुल। अनएलोकेटेड रहने के बावजूद मैंने सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किए थे। मेरे ऊपर जितने लोग थे मैं समझती थी वो सब डिजर्व करते हैं, क्योंकि अक्सरियत को मैं जानती थी। वो इंटरव्यूज बहुत अच्छे देते थे, उनकी पर्सनालिटीज बहुत अच्छी रिफाइंड थी, और मुझे पता था कि ये एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम है, वहाँ मैंने यकीनन कोई गलती की है, इसलिए मैं अनएलोकेटेड रह गई। और फिर सीएसएस की जो डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ कि इसके अंदर सिफारिश का कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट निज़ाम है। आप मेहनत करें, अपनी पर्सनैलिटी को भी साथ बेहतर करने की कोशिश करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप रिटन एग्जाम तो आपने क्वालिफाई कर लिया लेकिन आप बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं है, या फील्ड जॉब के लिए इंटरव्यूअर्स को आप सूटेबल नहीं लगे, तो फिर वो आपको उस जॉब के लिए नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप फील्ड जॉब के लिए अपनी पर्सनालिटी उनको दिखाएं कि यस मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मुझे बात करनी आती है, या पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो फिर आप उनको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल लगेंगे, तो वो आपको इंटरव्यू ये में जो भी एवा बेहतर नंबर जिसके देंगे। 300 मार्क्स होते हैं, जी जिसमें जी से 100 मार्क्स लेने जरूरी है, जी बिल्कुल। उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर्स यही देख रहे होते हैं कि आया जो पर्सनालिटी हमारे सामने बैठी है वो इस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं भी है। रिटन के मार्क्स मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन साथ में इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो दोनों की यानी कि तैयारी- ऐसा नहीं है कि अगर आप रिटर्न में अगर पास हो भी जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाना हो, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे ना आप? प्रैक्टिकली नहीं इन द सेंस, लेकिन वर्बली जो आपका इंटरव्यू जी। होगा उसमें बात करते हुए आपको अंदाजा हो जाता है कि सामने वाली पर्सनालिटी कैसी है। लेकिन उस इंटरव्यू से पहले एक नफ्सियाती टेस्ट भी होता जी है, बिल्कुल। जिससे उनको और अच्छी तरह आइडिया हो जाता है कि सामने वाली पर्सनालिटी। जिस तरह टॉर्चर भी सुना कि टॉर्चर भी किया जाता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसपे आप हाइपर भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको इरिटेट करने की कोशिश की जाती है ताकि वो आपकी ट्रू पर्सनालिटी को एनालाइज कर सके। तो वो जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है एलोकेशन लेने में।
ईगो को भी कंट्रोल करना पड़ता है। जी, ईगो, गुस्से को, हर चीज़ को आपने एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है। मतलब आप इंटरव्यूअर को ये नहीं कह सकते कि सर मुझे टोटली गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ये भी एक ह्यूमनिस्टिक बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी। नेचुरल बात नहीं है। हाँ, जो नेचुरल है उस अंदाज से लेकर चलें और एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी उनको दिखाएं कि यस आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, तब वो आपको इंटरव्यू में इतना स्कोर देते हैं कि आप उसको पास कर सकें और फाइनल फिर अपनी एलोकेशन दे सकें। दूसरे लफ्जों में अगर आसान कहा जाए तो एक्टिंग करनी पड़ती है नहीं सर, एक्टिंग नहीं होती कि वो Acting- नेचुरल नेचुरल, क्योंकि एक्टिंग बहुत इजीली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अच्छी खासी एज के होते हैं और अच्छे खासे एक्सपीरियंस के होते हैं। वो बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं कि ये बच्चा हमें डॉज करने की कोशिश कर रहा है या कंसील करने की कोशिश कर रहा है। वो क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं तो अगर एक चीज उन्होंने आपसे उगलवानी है ना, तो वो आपसे पूछेंगे, आप उसको छुपा जाएंगे, वो आपको बातों बातों में फिर से दोबारा वो चीज पूछेंगे, घुमा फिरा के घुमा वहीं लेके। फिराकर उसी पे लेके आएंगे। अब जब घुमा फिरा कर लेकर आएंगे तो एक 25 साल का बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि वो चीजों को संभाल सके, वो अल्टीमेटली ओपन हो जाएगा। या तो जितनी इसलिए उस बच्चे की एज है उतना उसका तजर्बा तो होगा। उतना उनका तजुर्बा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप नर्वस हुई हो या आपको लगा हो कि यहाँ में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई हो, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा? साइकोलॉजिकल के लिए, जी साइकोलॉजिकल के लिए जो मेरा सीएसएस का इंटरव्यू था जी। ना, उसमें उनको लगा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा कि आप बताओ बलूचिस्तान असेंबली का चेयरमैन कौन है। मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आइडिया। कहते लो तुम्हें यही नहीं आता, लिखो तो सही तुम्हें ये चीज नहीं आती। फिर कहते रशिया के साथ समंदर कौन सा लगता है। मैंने कहा सर बेरिंग सी। कहते अच्छा तो बताओ उसकी डेप्थ कितनी है। मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं आती। तो फिर शुरू हो गए कि देखो तो सही इसको ये नहीं आता, ये आगे जाके क्या करेगी। इस तरह वो टीज कर रहे थे बार बार कि इसको ये नहीं आ रहा तो इसको गुस्सा दिलाएं इस चीज पे। प्रेशर इस चेक तरह- कर रहे थे कि क्या बिल्कुल है कि ये प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या नहीं, या कितना इनका टेम्परामेंट है, किस लेवल के बाद जाकर ये गुस्सा करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग था, मैं उसमें कंपोज रही और शायद यही एक मेरा प्लस पॉइंट था मेरे साइकोलॉजिकल का। पंजाब के, अगर पाकिस्तान की बात कीजिए, पंजाब के थाना करजल से तो आप वाकिफ होंगी, सोशल मीडिया से भी आपको कोई बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगी? फीमेल के लिए तो मुश्किल नहीं होगा हैंडल करना मेल से? सर मुझे लगता है कि हमारा ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले तक हम सड़क पर स्कूटीज पर जाती हुई लड़कियों को नहीं देखते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है जब मैं सड़क पे जा रही होती हूँ और बहुत सारी स्कूटीज पे लड़कियां जा रही होती हैं। इसका मतलब है कि पंजाब एक ऐसा सूबा बन चुका है जो खवातीन के लिए सेफ है और खवातीन को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ पुलिस में बल्कि बाकी हर डिपार्टमेंट में खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, और इस आसानी में हम अपने काम भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और फर्दर इस एम्पावरमेंट को और बढ़ा सकते हैं। इसमें आप समझते हैं कि जो फैमिलीज हैं उनके घर वालों का भी मैं समझता हूँ कि एक मेजर रोल है इसमें। पहले तो बच्चियों को घर से अकेले बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, अब अगर स्कूटी पे जाती हैं तो बेहतर नहीं हो गया? घर वालों का इसमें कितना क्रेडिट देती हैं आप? सर घर वालों का बहुत ज्यादा रोल होता है। आपकी फैमिली आपको मेक या ब्रेक कर सकती है। मैं समझती हूँ कि एक औरत को एम्पावर करने के लिए दूसरी औरत रोल प्ले करती है, कोई उसकी फैमिली का मर्द रोल प्ले नहीं करता। मैंने जैसे अपनी मिसाल में शुरू में बताया कि हम 5 बहनें हैं और हमें एम्पावर किया मेरी वालदा और मेरी दादी ने, यानी कि औरतों को औरतों ने ही एम्पावर किया। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आज हमें कुछ एम्पावर्ड खवातीन नजर आती हैं तो उनके पीछे हाथ भी एम्पावर्ड खवातीन का ही है। तो अगर आप फर्दर अपनी जिंदगी में और औरतों को ऑप्रेस्ड देखते हैं या मसाइल में देखते हैं और उनको एम्पावर करना चाहते हैं तो वहां रोल भी खवातीन ही प्ले कर सकती हैं उनको उन मुश्किलात से निकालने का। तो यस फैमिली का बहुत ज्यादा रोल होता है और यस फैमिली की खवातीन का बहुत ज्यादा रोल होता है आपको मेक या ब्रेक करने के लिए। अब आप ज्वाइनिंग के बाद आपको पता है कि पंजाब पुलिस में खासतौर सियासत का बड़ा एक अमल दखल है, तो इस प्रेशर को आप किस तरह अचीव करेंगे? सर जो सियासत का अमल दखल एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन जो एक ईमानदार ऑफिसर होता है उसको उसकी क्रेडिबिलिटी जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दोनों तरफ के, ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, वो दोनों तरफ के एनालाइज कर लेते हैं। और अगर आप अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कायम रहें तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा अपने प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं करने वाला, तो शायद कुछ अरसे बाद जाकर उनको रियलाइज हो जाता है और वो आपको अच्छी पोस्ट और कहते हैं उनको गलत काम कहना ही नहीं है। एग्जैक्टली और आपको वो अच्छी पोस्ट देते हैं। मेरे एक सीनियर टीचर ने, वो भी ब्यूरोक्रेसी में है, और उन्होंने मुझे बताया, कहते कि जो भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर होगा वो आपको किसी बड़े पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी के लिए भी मिलेगा, क्योंकि जो बड़े लीडर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं
वो किसी करप्ट ऑफिसर को तो अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं रखेंगे, यानी कि वो भी अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा ऑफिसर किस लेवल का है, तो वो आपको बुरा काम भी नहीं कहते और साथ में आपको कुछ अरसे बाद जाकर अच्छे मकामात पे जाने के लिए आपके रास्ते आपके लिए हमवार होते यानी कि चले जाते आपका हैं। कहने का मकसद है जो ऑफिसर्स की बेस है ये भी वो खुद ही अपनी बनाते हैं, या राइट वे में या रॉन्ग वे में। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब आप ऑपरेशन में जाना पसंद करेंगी, इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी, आगे क्या आपने सोच रखा है? सर मेरी नेचर के मुताबिक मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन प्रेफरेंस है, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिगेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने छोटे छोटे लेवल पर, मैं आज से बहुत अरसा पहले सोचा करती थी कि ये मेरी चीज़ें कब इस्तेमाल होंगी। वो कुछ इन्नेट आपकी पावर्स होती हैं, जी, जी। आप चीज़ों को जल्दी एनालाइज कर लेते हो, समझ लेते हो कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें थी और मैं सोचा करती थी कि ये मेरी सेंसेस कब जाकर इस्तेमाल होंगी। और जिस दिन मेरी पीएसपी में एलोकेशन हुई तो आई रियलाइज कि अल्लाह ताला ने वो मेरी सेंसेस इस मकसद के लिए रखी हुई थी। तो मेरे लिए प्रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन है। बाकी हमारी ट्रेनिंग के बाद हमारे बाकायदा क्रेडिट रखे जी जाते हैं बिल्कुल कि ऐसे आपके कितने क्रेडिट हैं और उस लिहाज से आपको उस सर्विस में भेजा जाता है। आप शार्प तो लग रही हैं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए। तो पहले भी आवाम के साथ किसी तरह आप कनेक्ट रही हैं, किसी एनजीओज के या किसी सियासत किसी तरह कनेक्ट रही हैं? जी सर, मेरी एक छोटी सी एनजीओ है जो अभी तक अनरजिस्टर्ड है, लेकिन हम सून उसको रजिस्टर्ड करवाने वाले हैं। उस एनजीओ को हमने स्टार्ट इस तरह किया था कि मेरी व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, तैयारी के दौरान ही मैंने उसको शुरू किया था। मेरे व्हाट्सएप अराउंड 1000 थे उस टाइम पर। और एक दिन मुझे किसी की बात से एहसास हुआ कि ये मेरे कॉन्टेक्ट्स का क्या फ़ायदा अगर मैंने इनसे कोई पॉजिटिव काम ना लिया। तो मैंने राशन इकट्ठा करने के लिए पोस्ट लगाना शुरू कर दी कि जो कोई डोनेट करना चाहता है डोनेट करे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं और मैं उनको डायरेक्टली केसेस वेरीफाई करके उनको ये राशन पहुंचा यानी कि सकती हूँ। आपने इन्वेस्टिगेशन पहले से शुरू कर दी है। एग्जैक्टली ऐसे। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट किया और भेजना शुरू किया, लेकिन जब राशन के पैसे आना शुरू हुए तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमें इसके अंदर ना कुछ और काम भी करना चाहिए। और वो काम हमने ये किया कि हम लोगों को एम्पावर करें। और उसके लिए हमने ये किया कि वेंडर लेवल या स्ट्रीट लेवल, जैसे रेडी लगाना या किसी लड़की ने अपना मोहल्ले में छोटा सा पार्लर खोलना है, इसके लिए हमने उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे देना शुरू कर दिए। क्योंकि ये पैसे आपको बैंक्स जो हैं वो नहीं देते कर्ज, मतलब इस लेवल पर आप तो बैंक्स मुझे लग रहा है कर्ज सियासतदान बन गई। नहीं सर, सियासतदान तो नहीं, लेकिन एक नहीं, सोशल वर्कर आप। सियासतदानों का अगर कहें तो काम तो यही होता है ना, अवाम की खिदमत करना। लेकिन सॉरी टू से कि अब नहीं करते सियासतदानों का। मैं समझता हूँ जो अब हमारे सियासतदान हैं, अवाम के लिए आसानियां नहीं, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अवाम के लिए रिलीफ की बात की जाए तो अगर बात की जाए इक़्तिदार वाली पार्टी के, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और अगर अपोजिशन की बात की जाए तो उनके पास भी एक ही एजेंडा है, अपने बानी की रिहाई का। तो अवाम के लिए तो किसी अपोजिशन पार्टी या जो इक़्तिदार वाली पार्टी, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस तरह आपने बताया, आप सिंगल पर्सन, अगर आप करना चाहें तो Exactly. आपने किया, करके दिखाया। तो जब ये सियासतदान है जिनके पास इक़्तिदार है, सोर्स है, तो वो भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने सर असल में जो मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हम खुदा नहीं है जो हम पूरी दुनिया के अंदर अमन ले आए या जस्टिस ले आए या जो भूख से मर रहा है उसको खाना खिला दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम हर इंसान इस काबिल जरूर हैं कि हम अपने आसपास के चंद एक लोगों का तो ख्याल कर सकते जो हैं, हम कर सकते हैं जो वो हम हमें कर सकते पॉजिटिव हैं। करना बिल्कुल, चाहिए। अपनी कैपेसिटी में जो हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। तो इसी मकसद के लिए मैंने अपनी वो स्मॉल एनजीओ शुरू की थी, उसका नाम हमने मवाखात रखा हुआ है। और उसका पहला पर्पस राशन देने से लेकर फिर स्मॉल लेवल पर बिजनेस शुरू कराने के बाद हम तीसरा हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो है हम बच्चों की स्कूल फी पे करते हैं। इस वक्त हमारे पास अच्छी खासी अमाउंट में बच्चे हैं जिनकी स्कूल फी पे करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि ये बच्चा आया कि पढ़ाई में अच्छा है, इंटरेस्टेड है, हमारे ये जो हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये ज़ाया तो नहीं करेगा। और हम उससे भी ये उम्मीद रखते हैं कि कल को वो जब अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगा तो ज़्यादा ना सही एक बच्चे को इस तरह पढ़ाकर अपना ये जो कर्ज है वो उतार सके। आप ये नहीं समझती कि हेल्थ और एजुकेशन रियासत की जिम्मेदारी होती है? सर बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत जो है वो शायद स्ट्रीट लेवल तक नहीं पहुंच पाती। और स्ट्रीट लेवल तक या बिल्कुल स्मॉल लेवल तक पहुंचने के लिए हम इंसानों को भी कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और इसके लिए पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स बहुत एक खुशाइन बात बताते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जहां पर चैरिटी सबसे ज्यादा की जाती है, ऐसी फिलंथ्रॉपी का काम सबसे ज्यादा है। इतना है कि हमारे टोटल जीडीपी का 1% चैरिटी की तरफ से होता है। तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज है जिसमें हम इंसानों के अंदर इंसानियत मौजूद है और हम दूसरे भूखे इंसान को देखकर खामोश या नजरें नहीं फेर लेते, बल्कि हम उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं।
आपको पता है कि आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर रही हैं, आपको नूरी मखलूक कहा जाता है पीएसपी अफसरान को, ये आपके नॉलेज में है? सर नूरी मखलूक का एग्जैक्टली तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन ये है कि लोग अच्छी राय नहीं रखते। इसकी क्या वजह है, बेसिक क्या वजह आप समझती हैं कि अच्छी राय क्यों नहीं रखते इनकी? सर शायद अच्छी राय इस वजह से नहीं रखी जाती कि जब आम आवाम पुलिस स्टेशन जाती है तो उनके साथ ट्रीटमेंट माइट भी अच्छा नहीं होता। इस वजह से मुझे लगता है कि लोग अच्छी राय नहीं रखते, जबकि इसी चीज़ को बेहतर बनाना एक वन ऑफ माय मोटिव है कि हम जब एम्पैथी के साथ लोगों के साथ कनेक्ट करके सोचें तो उस लेवल पर आकर हम शायद उनके साथ अच्छा बिहेवियर रख पाएं और अल्टीमेटली ये जो राय है ये बदल जाएगी। फीमेल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर फीमेल्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप बहुत अहम हैं, एक मुल्क के लिए भी, अपने घर के लिए भी। जिस तरह नेपोलियन ने कहा था कि अगर एक मर्द पढ़ा लिखा है तो वो एक फर्द पढ़ा लिखा है, लेकिन बिल्कुल अगर ऐसे एक ही। औरत पढ़ी लिखी है तो समझिए पूरा खानदान पढ़ा लिखा बिल्कुल है। ऐसे ही। तो इसलिए आप अपनी वैल्यू को कभी भी कम ना होने दें और खुद भी एम्पावर्ड होने की कोशिश करें और अपने आसपास की औरतों को भी एम्पावर्ड करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये सक्सेस एक फर्द की नहीं होगी, ये बहुत सारे लोगों की होगी। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपने तो अचीव कर लिया, बहुत सारे जिस तरह स्टूडेंट हैं उनको फर्दन फर्दन भी अगर करना चाहें तो आप समझती फर्दन फर्दन बेहतर है कि एकेडमी में जाके ग्रुप की शक्ल में, बहुत सारे कहते हैं ग्रुप में बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं, फर्दन फर्दन ठीक है कि ग्रुप की सूरत में तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी? सर इसमें हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक डिपेंड करता है कि वो अपने लिए क्या पर्सनलाइज्ड सिस्टम बनाएगा। जी। मैं वो इंसान हूँ कि जो मैं अलहदा पढ़ना पसंद करती थी, मैंने घर पे रहकर तैयारी की, लेकिन इवेलुएशंस जैसे कि मैंने अर्ज किया वो मैं जरूर कराती थी। स्टोर में जाके तैयारी करती नहीं आप स्त्री स्टैंड पे? एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम किसी टीचर की मौजूदगी में या टीचर हमें सबक देगा फिर हमसे पूछेगा आपने याद किया है या नहीं तभी हम पढ़ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट की पर्सनालिटी के मुताबिक डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहता है, घर पे रह के पढ़ना चाहता है या किसी अकेडमी में जाकर पढ़ना चाहता है। लेकिन मसला उन बच्चों के लिए आता है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और वो शायद भारी फीस पे नहीं कर पाते। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए भी रास्ता है, आप मेरी तरह घर बैठकर यूट्यूब से हेल्प लेकर, अब एआई है, चैट जीपीटी है, मेरे ज़माने में वो इतनी ज़्यादा इन नहीं थी, तो आप उससे भी मदद लेकर अपनी तैयारी को रिफाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए आपको किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को चेक कराना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप राइट ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं जा तो रहे। बिल्कुल ट्रैक पे अगर आप ना चल सकें तो मंजिल की तरफ आप जा ही नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आखिर पे ये बताइएगा, इन्वेस्टिगेशन में आप जाना चाहती हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे लोग तो शिकवा भी करते नजर आते हैं कि पुलिस कर क्या रही है, पुलिस क्यों नहीं करती। अगर आप लोगों को सोर्स फंड नहीं दिए जाएंगे, जिस तरह मैंने अभी कल एक डीआईजी थे उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं ना, उस पुलिस ने ऐसे कर दिया, वो कहते हैं एक मर्डर के लिए 5 मिलियन बजट होता है उनका और आपके पास 6,000 रुपए का बजट है, एक मर्डर के लिए 6,000 रुपए का। तो आप समझती हैं कि इतने से बजट में इतने बड़े टारगेट को अचीव किया जा सकता है? सर अगर हम नेचुरली उसको देखें तो वो कुछ हद तक नामुमकिन नजर आता है। बहुत मुश्किलात होती हैं कि आप कम बजट में, कम रिसोर्सेज में इन्वेस्टिगेशन कर सकें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक दिन का काम नहीं होता, ये चंद बिल्कुल घंटों का ऐसे ही। काम नहीं होता। उसके अंदर आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लगाना पड़ता है, आपको बहुत सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स निकलवाने या कोई फोरेंसिक की रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है और जो कि उम्मीद है कि हमारी नेशनल पुलिस अकेडमी में की भी जाएगी, तो आप कम रिसोर्सेज के अंदर अपनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन पावर्स को इस्तेमाल करके उसको काफ़ी हद तक मुमकिन बना सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाया, तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें भी डेवलप्ड मुल्कों की तरह 5 मिलियन का बजट दिया तो जाए। फिर अवाम को फिर ख्वाहिशात भी इस तरह की रखनी चाहिए कि जो हो गया सो हो गया। देखें, अगर आप मुद्दई मुकदमा में सारा बोझ डाल देंगे, अगर किसी का मर्डर हो जाता है, पहले ही उनका लॉस हो चुका है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन पे पैसे लगाते फिरे, तो ये तो ज्यादती दर ज्यादती नहीं बिल्कुल है उनके सर, साथ? मैं यही असल में कहना चाह रही थी, शायद मैं अपना पॉइंट नहीं जी। समझा पाई कि हमें अब जो ट्रेनिंग है वो इसी लिहाज से करनी होगी कि कम बजट के अंदर या कम रिसोर्सेज के अंदर हम कैसे इन्वेस्टिगेशन को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम एक डेवलप्ड स्टेट नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएंगे हर चीज़ के लिए, तो हम अक्सर चीज़ों में बहुत कम रिसोर्सेज में ही जीना सीखते हैं। इसमें मुझे एक डॉक्टर कैसर बंगाली पाकिस्तान के पॉलिसी एनालिस्ट भी जी। हैं,
उनकी एक बात याद आई। उन्होंने अल जज़ीरा पे बोला कि पाकिस्तानी कौम जो है बहुत रेजिलिएंट कौम है। अब जंग के दिनों में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो पाकिस्तानी कौम इसमें भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, और वो निकाल लिया है हमने सोलर पैनल्स की मौजूदगी में, कि हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके पेट्रोल से बनने वाली जो महंगी बिजली है उसको भी इवेट कर रहे हैं। यानी कि हम इतने रेजिलिएंट कौम अवाम हैं। ने रास्ता निकाल लिया, लेकिन हुकूमत वक्त ने भी रास्ता निकाल लिया सोलर पे टैक्स लगा के। सर वो टैक्स उस पे है जो ग्रीन मीटर होता है। सोलर पे जितना भी है, ग्रीन मीटर पे भी टैक्सेस लगा दिए। देखिए ना, उनके यूनिट्स आप कितने का ले रहे हैं, कितने का दे रहे हैं, फिर टैक्स। मैंने अपने घर पे सोलर लगाया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे अपनी इन्वेस्टमेंट की, उसको इंस्टॉल खुद करवाया, और फिर सब कुछ करने के बाद टैक्स आपको देना शुरू करो। ये तो ज्यादती है ना आवाम से। नहीं, क्योंकि सर उसके अंदर वापडा का जो हमारे डीलिंग्स हैं या वापडा के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, उनके मुताबिक हमें वहां से भी कुछ ना कुछ बिजली खरीदनी है। तो वो अवाम की पॉलिसी है जिससे मैं मुकम्मल एग्रीमेंट्स तौर तो पर फिर हमारे आईपीपीस के साथ भी हैं, तो फिर अवाम के साथ तो इसका मतलब यही कुछ होता रहेगा सर जो हो रहा आईपीपीस है। वाली जो बात है ना, आईपीपीस के साथ हमारे जो एग्रीमेंट है उसका बहुत कम प्रोपोर्शन आती है बिजली की उनकी तरफ से। बाकी हमारी हाइड्रो लेकिन हमें पे तो करना पड़ता है ना। हाँ जी, तो आईपीपीस को पे करना पड़ता है, लेकिन उसकी बहुत बिल्कुल ज्यादा बिजली, अब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बिजली उनसे हम नहीं ले रहे, लेकिन प्रॉपरली हम उनको पे कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि उनसे नहीं ले रहे, हम उनसे लेते हैं, लेकिन उसकी प्रोपोर्शन बहुत जी, कम बहुत कम है, बहुत कम है ओवरऑल जी, बिजली बिल्कुल की। ऐसे ही है। तो बस आखिर पे ये बता दें कि आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगी, और जो खदशात और जो शिकवे गिले अवाम को हैं, आप अपनी हद तक उसको दूर रिजॉल्व करेंगे। करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर आपको मुबारक भी हम देते हैं मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, और बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। ख्वाब वही पूरे होते हैं जिनके लिए रातों की नींद और दिन के सुकून को जो है कुर्बान कर दिया जाए। आज में हमारी जो मेहमान थी, वो आने वाले वक्तों में अवाम की साइल, अवाम की दादरसी करती आपको नजर आएंगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।